नहीं, वही मैं ग्रुप में हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट नहीं करता। पहले करता था, लिंक में देता था, अभी रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट नहीं करता, रिकॉर्डिंग वो ऑफिस से पोस्ट करते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग पहले उन लोगों के पास जाती है, वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो पोस्ट करते हैं। भाई मैं ग्रुप में हूँ तभी तो लिंक पोस्ट करता हूँ, तभी तो तुम लोग मीटिंग ज्वाइन कर पाते हो। चलो देखते हैं अपन आगे। देखो, अपनी बात हो गई थी ईसोफेगस तक की, अपनी बात हो गई थी ईसोफेगस के बारे में, मैंने बता दिया था तुमको, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में भी बता दिया था। ये सारी बातें हो गई थी अपनी। कोई बात नहीं, आज दोबारा शेयर कर दूंगा दीपाली। देखो, अब देखो, इधर कंसंट्रेट करो, ठीक है। देखो, फेरिंग्स की बात अपनी हो गई थी। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, ये बात मैंने बता दी थी तुमको कि फेरिंग्स क्या है भाई। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, या कॉमन ओपनिंग, सॉरी कॉमन पैसेज नहीं, कॉमन ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। ये बात अपनी हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद जो फूड रहता है, देखो क्या होता है, माउथ के अंदर जो फूड होता है, जब हम माउथ के अंदर फूड को च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, मैश कर देते हैं, उसका मैस्टिकेशन कर देते हैं, तो दैट फूड गेट्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स में बदल जाता है। उन बॉल्स को हम बोलते हैं बोलस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो। बोलस। ठीक है। माउथ में फूड किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस मतलब मैस्टिकेटेड च्यूड फूड रहता है, जिसमें सलाइवा, म्यूकस और एंजाइम्स मिक्स रहते हैं, सेलेवरी एंजाइम मिक्स रहते हैं। ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस। छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं। फिर वो बॉल्स क्या होती हैं, अपने गले से नीचे की तरफ उतरती हैं। ठीक है। अपना ये जो गला है, थ्रोट है, उसके उससे नीचे की, तो जो थ्रोट यहाँ से अपना फूड एंट्री लेता है, माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचता है, तो उसके बीच में जो पतली सी ट्यूब है, जो कनेक्टिंग ट्यूब है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है। फेरिंग्स लीड्स इनटू ईसोफेगस। ठीक। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इज अ कंडक्टिंग ट्यूब। इट इज अ मॉस्कुलर कंडक्टिंग ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टमक विद द ओरल कैविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? से यस और नो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो। देखो, रेस्पॉन्स करते रहा करो, नहीं तो अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, पता नहीं चलता। हाँ, दैट्स वाई। ओके। ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ये चीज समझ में आई होगी कि ईसोफेगस क्या है। ईसोफेगस इज अ कंडक्टिंग ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टमक टू द फेरिंग्स। फेरिंग से कनेक्ट करता है स्टमक को, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। एक मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है। अच्छा। जो अपर पार्ट है ईसोफेगस का, वो जस्ट विंड पाइप के पीछे होता है। जैसे ये अपना विंड पाइप है, ऐसे टच करोगे ना, तो ऐसे गले में गोल गोल जो फील होता है, टच करके देखो तुम लोग अपना अपना, ऐसे करके। तो ये जो गोल गोल जो फील हो रहा है ना तुमको, ये क्या है, इसके अंदर है अपना विंड पाइप। इस विंड पाइप के जस्ट पीछे ईसोफेगस है। ईसोफेगस का जो है अपर पार्ट है ईसोफेगस का। ठीक है। फिर ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस एक कंडक्टिंग ट्यूब है। अच्छा, एक खास बात और, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होने लग जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट होने लग जाता है माउथ, विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। ये बातें तो अपन ने की थी, आगे दोबारा भी करेंगे इन बातों को। अभी तो केवल अपन पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अपनी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, केवल अपन ये पढ़ रहे हैं, फिर उनके फंक्शंस क्या है डीप में बाद में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जो ईसोफेगस होता है, दैट्स ओनली अ कंडक्टिंग ट्यूब, है ना। नथिंग इज डाइजेस्टेड इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। बात समझ में आई?
ये क्या कर रही है, केवल कंडक्शन का काम कर रही है। बोलस को स्टमक तक पहुंचाने का काम फ्रॉम द फेरिंग्स कौन करेगा, ईसोफेगस करेगा। इट्स ओनली अ कंडक्टिंग ट्यूब, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन का काम करेगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ, तो ये ना सिर्फ कंडक्शन का काम करेगी, ईसोफेगस क्या करेगी, कंडक्शन का काम। अच्छा, कंडक्शन जो होता है ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस जो फूड को कंडक्ट करती है, तो फूड ईसोफेगस में कैसे ट्रेवल करता है, क्या कोई बताएगा? हाउ डज फूड ट्रेवल इन द ईसोफेगस? रेज योर हैंड, अगर कोई आंसर देना चाहता है तो रेज योर हैंड। जयेश बोल रहा है बाई सीलिया। नहीं भाई, ईसोफेगस में कोई भी सीलिया नहीं होता। विंड पाइप में होते हैं जरूर सीलिया, ईसोफेगस में सीलिया नहीं होता। और कोई? अच्छा देखो, मैं उसका वीडियो अटैच करना भूल गया हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। क्या तुम लोगों ने नाम सुना है पेरिस्टालसिस का? क्या तुम लोगों ने पेरिस्टालसिस का नाम सुना है? अच्छा, किसने पेरिस्टालसिस का नाम सुना है? व्हाट इज पेरिस्टालसिस? ओके हिमांशु। हाँ हिमांशु बोल। क्या हुआ हिमांशु, कहाँ गया? हिमांशु अनम्यूट करना, इधर से मैंने कर दिया है। सर पेरिस्टाल्टिक मसल्स होते हैं सर, जिनके कारण एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नाम की मूवमेंट होती है, जो फूड को ऊपर नीचे करने की प्रोसेस करती है सर। ओके, ऊपर नीचे मतलब करने की कोशिश नहीं करती, पहली बात। दो तीन गलतियां तेरी डेफिनेशन में, तुझे थोड़ा सा आइडिया तो है, तू जानता तो है कि पेरिस्टालसिस फूड को मूव कराने का काम करता है ईसोफेगस के अंदर, बट दो तीन गलतियां। पहली बात, पेरिस्टालसिस कोई मसल्स नहीं है, ठीक है। मसल्स वही होती है, ईसोफेगस की मसल्स होती हैं। ईसोफेगस की जो मसल्स है उन्हीं में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट का नाम है, मसल्स के मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, एक बार यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ, बाद में जब अपन दोबारा से ये ईसोफेगस वगैरह डाइजेशन जब अपन दोबारा से पढ़ेंगे, अभी तो अपन केवल पार्ट्स पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के, अपन पूरा डाइजेशन दोबारा से पढ़ेंगे तब एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, तब तक सुन लो। व्हाट इज पेरिस्टालसिस? एक्चुअली पेरिस्टालसिस इज अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ द ईसोफेगस मसल, ईसोफेगल मसल्स। ईसोफेगल मसल्स का एक रिदमिक मूवमेंट है। अब रिदमिक मूवमेंट मतलब इसमें एक रिदम है। व्हाट डू यू मीन बाई रिदमिक मूवमेंट? रिदमिक मूवमेंट मतलब इसमें एक रिदम है। रिदम कैसे है? जैसे सपोज ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये ईसोफेगस का पाइप है, ये ईसोफेगस के ऊपर वाले मसल्स, ये ईसोफेगस के नीचे वाले मसल्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जैसे फूड यहाँ पर आया, इधर फूड आया, तो क्या होगा कि इधर फूड आते ही क्या होगा कि इन मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन। इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि फूड आगे की तरफ पुश हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, पुश पुश होकर के फूड इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब फूड जब इसमें आएगा तो ये मसल्स तो हो जाएंगे रिलैक्स वापस से, ठीक है, और ये नीचे वाले मसल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट से फिर फूड नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, फिर ये मसल्स फैल जाएंगे, फिर इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड और नीचे आ जाएगा। तो ये रिदमिक मूवमेंट है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो ये एक रिदम बन रही है। इस रिदमिक मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और होता कहाँ ये ईसोफेगल मसल्स में होता है। ईसोफेगस के जो मसल्स होते हैं वो पेरिस्टालसिस करते हैं, ठीक है, जिससे खाना जो है आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। और ईसोफेगस से लेकर के पेरिस्टालसिस के थ्रू ईसोफेगस से लेकर के स्टमक तक खाना पहुंच जाता है, ठीक है। पेरिस्टालसिस आगे अपनी इंटेस्टाइन में भी होगा। क्या यहां तक समझ में आई मेरी बात? बोलो, पेरिस्टालसिस समझ में आया सभी को? पेरिस्टालसिस समझ में आया? इट्स अ रिदमिक मूवमेंट। ओके ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर सबको आया समझ में, बहुत बढ़िया। एक बार अपन फिर पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक। अब क्या करेगा कि फूड जो है ऐसे पेरिस्टालसिस के थ्रू कहां तक पहुंचेगा। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने तुमको बताई दी थी। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप,
एपिग्लोटिस, अ मेम्ब्रेनस फ्लैप प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ठीक है, ड्यूरिंग सैलोइंग। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें तो मैंने तुमको बता ही दी थी, क्लियर है यहां तक तो? ठीक है, अच्छा एक चीज जो अपनी बच गई है, पुरानी वाली स्लाइड्स अभी मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन तुमको एक चीज बता देता हूं, जैसे ये इधर अपनी थी नेजल कैविटी, ये अपनी नेजल कैविटी थी, नेजल कैविटी, और ये अपनी ओरल कैविटी, दोनों जहां पर खुल रहे थे उसको अपन बोल रहे थे फेरिंग्स। ठीक है, अब सपोज देखो फूड जो है फेरिंग्स में आ गया, अब फेरिंग्स में आने के बाद ये फूड नाक के रास्ते भी तो जा सकता है यार, रिवर्स मूवमेंट हो जाए या किसी भी वजह से ये नाक में भी तो घुस सकता है अपना ये खाना, बोलो, से यस और नो, घुस सकता है या नहीं घुस सकता? घुस घुस सकता है ना भाई, भाई ये खाना घुस सकता है, लेकिन घुसता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक पतली फ्लैप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं व्यूला, जो अपनी नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर के पास जस्ट एक पतला सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लटका रहता है जिसको अपन बोलते हैं व्यूला, वाई यू वी यू एल ए स्पेलिंग है उसकी, है ना, वाई वी यू एल ए, सॉरी वाई वी यू एल ए, वाई साइलेंट रहता है, वाई यू, सॉरी वाई यू है, वाई यू वी यू एल ए, इसमें वाई यू साइलेंट है, इसको व्यूला बोलते हैं। ठीक है, व्यूला जो होता है, व्यूला क्या करता है कि जब अपन खाना निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो अपने नेजल चैम्बर को जाकर के ढक लेता है। ये यहाँ पे जो इंटरनल लेयर्स होते हैं अपने, ये जो नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है, इनको इंटरनल लेयर्स बोलते हैं, तो इन इंटरनल लेयर्स में जैसे ये चैम्बर है, इन इंटरनल लेयर्स ऐसे लटका हुआ है, वो ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, इधर से सपोज खाना आ रहा है, तो खाना आएगा तो खाना इसको पुश करेगा, तो ये इसको ऐसे बंद कर लेता है, ढक लेता है इसको, समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे इस साइड से खाना आ रहा है, ठीक है, ये अपना नेजल चैम्बर का की ओपनिंग है, ठीक है, नेजल चैम्बर इस तरीके से खुला हुआ है। अब इस साइड से खाना आएगा तो खाना इसको पतले से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को पुश करेगा, तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इसको बंद कर लेगा, तो खाना इसके अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आई मेरी? ये चीज रह गई थी, क्या मेरी बात समझ में आई भाई? खाना नाक के अंदर क्यों नहीं जाता? कभी कभी पता है क्या होता है कि इसका डिसफंक्शनिंग हो जाती है, मतलब ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता कभी कभी, जैसे अपन पानी पी रहे हैं, पानी पीते टाइम हंस दें अपन, तो कई बार नाक में चला जाता है, तेज मिर्च मसाले भी कई बार क्या होता है कि नाक में चले जाते हैं, खाना ऐसा होता है कभी कभी रिवर्स पेरिस्टालसिस हो जाता है, तो ईसोफेगस से खाना वापस आता है तो वो सीधे नेजल चैम्बर में चला जाता है, तो जलन लगती होता है, तो ऐसा भी कई कई बार हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि ये फ्लैप जो यूनिडायरेक्शनल है, माउस से जब खाना अंदर जाता है तब तो बंद कर देगा, लेकिन अंदर से अगर खाना किसी केस में बाहर आ गया तो ये उसको वापस से नहीं बंद कर सकता। बात समझ में आई मेरी सभी को? ओके, चलो आगे देखते हैं फिर। जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक में, वहां पर एक छोटा सा स्फिंक्टर होता है, वॉल्व जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्फिंक्टर होता है, ठीक है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। जैसे सपोज देखो, ये अपना ईसोफेगस आया, ठीक है, ये अपना स्टमक है, जे शेप स्ट्रक्चर रहता है स्टमक का, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ईसोफेगस है, ये अपना स्टमक है। तो यहाँ पर जब ये खुलता है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, आगे और बताऊंगा तुमको अभी। गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, ये क्या करेगा, एक मिनट, ये क्या करेगा कि जब
खाना अंदर आ जाएगा ना स्टमक के अंदर, तो स्टमक से खाना वापस ना चला जाए उसको प्रिवेंट करता है, खाने के रिवर्स मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, स्टमक की बात कर रहे थे हम। तो स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ठीक है, देखो अपना जो एब्डोमिन एब्डोमिन वाला पार्ट है, ये पूरा एब्डोमिन वाला, कमर से ऊपर जो अपना पार्ट है ना, वो पूरा एब्डोमिन वाला पार्ट। ठीक है, अपनी जो कमर होती है, ठीक है, वेस्ट जो होती है, वेस्ट के ऊपर जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं एब्डोमिन। एब्डोमिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो होता है अपना थोरैक्स वाला, जिसमें अपने लंग्स होते हैं। तो जहां तक अपने लंग्स होते हैं और जहां तक लंग्स के नीचे अपना डायफ्राम होता है, वहां तक उस पार्ट को अपन बोलते हैं अपर एब्डोमेन। देखो सपोज यहाँ तक मेरे लंग्स है, ठीक है, इस जगह तक मेरे लंग्स है, तो ये पार्ट हो गया अपर एब्डोमेन। और नीचे जिस हिस्से को अपन पेट बोलते हैं, जिसपे अपन हाथ भी फेरते हैं खाना खाने के बाद, वो वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन। ठीक है, तो अपना जो स्टमक होता है, वो अपना स्टमक कहाँ सिचुएटेड होता है, मस्कुलर ऑर्गन है लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, अपने अपर एब्डोमेन की लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ तक सिचुएटेड रहता है। लोअर में भी होता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन में सिचुएटेड रहता है अपना। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब अपन स्टमक के सेक्शन की बात करें, तो स्टमक मेनली जो है अपना चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये देखो, ये ईसोफेगस है यहाँ पे, और यहाँ पर कहीं ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है, मैं लिख देता हूँ, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, अपन अपने स्टमक की बात करें तो अपना जो स्टमक है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से चार पार्ट्स, देखो, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। पुरानी एनसीईआरटी उठा करके देखोगे तो उसमें तीन ही पार्ट्स मिलते थे, कार्डियस, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, अभी नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज होकर के आया है, उसमें चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, ये चार पार्ट्स में अपना स्टमक डिवाइड है। अब देखो, ये जो पार्ट है अपना, इस पार्ट को अपन बोल रहे हैं कार्डियक। कार्डियक पार्ट क्यों बोल रहे हैं इसको भाई, कार्डियक टर्म तो अपन हार्ट के लिए लगाते हैं भाई। कार्डियोलॉजिस्ट नाम सुना है? हार्ट के जो डायरेक्टर होते हैं उनको, सॉरी, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। नाम सुना होगा, बोलो जल्दी से। हार्ट के जो भी डॉक्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये जो फोटोज है, ये सारी फोटोज मैं गूगल से लेकर के आता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, किसी के मम्मी पापा अगर यहाँ डॉक्टर हो तो वो तो जानते भी होंगे। हार्ट के डॉक्टर को अपन कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। और जो अपने मतलब स्टमक के स्पेशलिस्ट, अपने इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो पेट से रिलेटेड बीमारियों को क्योर करते हैं उनको बोलते हैं अपन गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो अपनी किडनी से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, अपनी किडनी का इलाज करते हैं, उनको अपन बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जो यूरिन वाली समस्या हो, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है अपना, यूरिन का जो पाथ होता है, उस पाथ से रिलेटेड बीमारियों को जो ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, जो नाक, कान और गले को ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं ईएनटी सर्जन, ईयर, नोज, थ्रोट। ठीक है, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये अलग अलग टर्म है। तो अब मेरे को ये चीज बताओ कि भाई ये पेट में कार्डियक पार्ट क्या कर रहा है भाई, कार्डियक तो हार्ट को बोलते हैं, कार्डियक मसल सुना होगा तुमने। ठीक है, कार्डियक मसल्स क्या होती है, हार्ट की मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। अब मुझे ये बताओ, ये कार्डियक पार्ट यहाँ क्या कर रहा है, बोलो, कोई तो बोलो भाई, ऐसा मत करो यार। भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ क्या मैं तुमको? तुम लोगों को देखो नीट देना है, इसलिए अपन इतना डेप्थ में जा रहे हैं, अदरवाइज तुम लोगों को एमएसटी सीटी की केवल तैयारी करनी होती ना, तो मैं इतना डेप्थ में जाता ही नहीं। तुम्हारा एमएसटी सीटी के हिसाब से जो सिलेबस है ना, वो मेरे को हार्डली हार्डली 6 to 7 मंथ्स लगेंगे कंप्लीट कराने। बोलो जल्दी से, तुम्हारा रेस्पॉन्स नहीं आता यार, एक तो कोई तुम लोगों का सारे के सारे सुने बैठे रहते हो एकदम। ठीक है, वीडियोस बंद करके सो जाते हो क्या तुम लोग, बोलो। देखो,
हाँ, कुछ लोगों की रेस्पॉन्स आ रहे हैं अभी। ओके, देखो मैं बताता हूँ तुमको, ये जो कार्डियक पार्ट जो है ना, ये अपने अपर एब्डोमिन में, देखो स्टमक कहाँ पर है, अपने अपर अपर एब्डोमिन की साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में अपर एब्डोमिन, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, दिख रहा हो तो ये लेफ्ट साइड है अपनी। लेफ्ट साइड में अपर एब्डोमिन, ये अपर एब्डोमिन वाला जो हिस्सा है ना, उस तरफ है, यहाँ पर है, यहाँ पर अपना स्टमक होता है। तो स्टमक का ये वाला जो पार्ट है, अब इधर ही अपना क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। ये जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग के जस्ट नीचे अपना हार्ट सिचुएटेड है। इवन ये बोला कि लेफ्ट लंग में ही एक छोटी सी कैविटी होती है, जिसको अपन नॉच होता है, जिसको अपन कार्डियक नॉच कहते हैं, उधर अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। तो ये वाला जो अपना स्टमक का ये वाला जो पार्ट है ना, वो हार्ट के बहुत क्लोज होता है। मतलब ये मान के चलो, इधर अपना हार्ट है, ठीक है, इधर अपना हार्ट होता है। तो ये हार्ट के पास सिचुएटेड है ये वाला पार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। देखो कई बार क्या होता है अपने को, यहाँ पर पेन भी उठते हैं, गैस्ट्रिक पेन होते हैं दरअसल, वो तो ऐसा लगता है जैसे अपने हार्ट में पेन हो रहा हो। बहुत तेज जलन होती है, जैसे कभी अपन बहुत ज्यादा तला चिकना खा लेते हैं, या फिर कभी अपन जैसे बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खा लेते हैं, कभी पिज्जा वीजा जैसी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, कभी नॉन वेज फ्राइड नॉन वेज जो होता है, मतलब तला हुआ तुम चिकन वगैरह ज्यादा खा लो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक पेन होता है, पेन होने लग जाता है, इनडाइजेशन की वजह से वो पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट में पेन हो रहा हो। कभी किसी को फील हुआ होगा, हुआ है या नहीं हुआ, बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। बहुत से लोगों को होता है यहाँ पे फील, तो ऐसा लगता है कि भाई ये हार्ट में पेन हो रहा है। जिनको नहीं हुआ उनको इंडाइजेशन वाली कभी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, वो दरअसल हार्ट का पेन नहीं होता, वो अपने गैस्ट्रिक पेन होते हैं। ठीक है, वो हार्ट के कार्डियक पार्ट में हो रहा होता है वो पेन, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि वो, तो इस पार्ट को अपन कार्डियक पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास सिचुएटेड है। ठीक, उसके बाद अपना आ जाता है फंडस पार्ट। फंडस के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट तक आ जाता है, उसके बाद पाइलोरिक पार्ट तक स्टमक का काम खत्म हो जाता है। पाइलोरिक पार्ट में जैसे ही अपना फूड आएगा, यहाँ पर अपना स्टमक का काम खत्म। उसके बाद पाइलोरिक पार्ट से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, आगे अपन इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, तब तुमको पूरा बताऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, आगे अपन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं तुमको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो अपन फूड का पैसेज पढ़ रहे हैं, फूड कैसे कैसे जाता है भाई, माउथ, माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिओडिनल पार्ट। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तुम बच्चे नहीं हो यार, तुम्हें तो दोस्तों बोलना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेस करे, मैं अनम्यूट कर दूंगा, अपनी प्रॉब्लम पूछो। है क्या कोई प्रॉब्लम? पक्का किसी को नहीं है? कभी कभी मुझे है ना खुद पे प्राउड फील होने लगता है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। हाँ, ऐसा। या फिर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो भाई एक एक फ्रेज चलता है इंग्लिश में, एक फ्रेज है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन एंड नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मुझे खुद पे प्राउड होने की जगह मुझे तुम लोगों पे डाउट होने लग जाता है कि भाई तुम लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वापस से जो तुमको डाउट्स ही नहीं आते कभी ना। आज तक कभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कोई डाउट भेजा, ऐसा तो नहीं है भाई? हाँ या ना बता देना भाई, ऐसा तो नहीं है कहीं कि भाई मोह माया त्याग दी है, सब बोले कि पढ़ाई सब मोह माया है, सब मोह माया है, छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है कहीं? पक्का? पक्का ना? पक्का ऐसा नहीं है ना? हिमांशु बोल रहा है यस सर, हाँ ऐसा ही है। हिमांशु, मोह माया त्याग दी अभी से ही? अभी तो बेटा उम्र क्या है तुम्हारी यार। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते अपन। हाँ, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन बढ़ते हैं आगे। देखो,
अब अपन बात करेंगे रूमिनेंट के स्टमक की बात करेंगे। देखो रूमिनेंट, सबसे पहले मैं तुमको बता दूं रूमिनेंट क्या होती है। रूमिनेंट वो एनिमल्स होते हैं जो अपने मुंह में फूड को बार बार चबाते रहते हैं, जुगाली करने वाले। जुगाली जानते हो ना, जुगाली, जुगाली मतलब रूमिनेशन ही होता है। जैसे गाय भैंस कैटल्स जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, तुम कभी भी देखना देखना गाय होगी, वो उसका मुंह हमेशा ऐसे चलता रहता है, हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा उसको। ठीक है, गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका मुंह कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा मुंह चलाते रहते चलाते रहते चलाते रहते भाई। पता नहीं कितना खाते हैं, और हर बार इनको पता नहीं खाना कहाँ से मिलता है। दरअसल इनको हर बार ये मुंह चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हर बार इनको खाना मिलता है। ये क्या करते हैं कि एक बार में अगर तुमने इनको है ना इतना सारा खाना दे दिया, इतना सारा खाना दे दिया ना, तो क्या करेंगे ये एक साथ लेंगे, उसको थोड़ा सा चबाएंगे और निगल जाएंगे। निगल करके ये क्या करते हैं, अपने स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो खाना है ना, वो छोटी छोटी बॉल्स के रूप में इनके मुंह में वापस पलट पलट करके आता रहता है। ठीक है, फिर उसको ये अच्छे से चबाते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं, और उसके बाद फिर उसको निगल करके स्टमक के दूसरे पार्ट में भेजते हैं। ठीक है, फिर उसका प्रॉपर डाइजेशन। ठीक है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हो तो घबराना मत, मैं अभी सब समझा दूंगा तुमको। मेरा अभी यहाँ पर तुमको जो समझाने का मेरा जो मकसद था वो था रूमिनेटिंग एनिमल्स। क्या रूमिनेटिंग एनिमल्स समझे तुम? रूमिनेटिंग एनिमल्स क्या होते हैं? तुमने देखा भी होगा भाई, कई लोग, तुम लोगों में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके यहाँ इवन कैटल्स होंगे भी, गाय भैंस रखते भी हैं। वहाँ महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छा कल्चर मैंने देखा है कि भाई गाय भैंस बहुत लोग रखते हैं। तुम में से कई लोगों के यहाँ होंगे भी। तो तुमने देखा होगा कि वो बार बार ऐसे मुंह चलाती रहती। कभी नोटिस किया है ये? से यस और नो? कभी नोटिस किया है ये? ठीक है, उनका मुंह चलता ही रहेगा, भले ही उनको खाने को तुम दो या ना दो। तुमने एक बार उनको खाने को दे दिया, सुबह सपोज तुमने ढेर सारा खाना उनको दे दिया, और वो पूरे दिन अपना मुंह चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों, ऐसे ही मतलब एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं? रूमिनेटिंग एनिमल्स बोलते हैं। मैं कौन से स्टेट से हूँ? मैं भाई सॉलिड स्टेट से हूँ। देख, हवा वगैरह थोड़ी हूँ मैं, लिक्विड लिक्विड विक्विड नहीं हूँ मैं, सॉलिड स्टेट से हूँ दोस्त, सॉलिड स्टेट से हूँ मैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बेसिकली मैं हूँ राजस्थान से, बट मैं फिलहाल रहता एमपी में हूँ। ठीक है ना? मेरा जो होम टाउन है वो है ग्वालियर, और मैं पिछले 10 साल से 2008 से 2018 तक मैं जयपुर में था। ओके, तो एकदम से स्टेट पूछने का क्या क्या हुआ भाई यश? एकदम से स्टेट कैसे पूछ लिया? चलो खैर, आगे देखते हैं अपन। तो आज अपन ये, अपना मेन टॉपिक आज का यही है, अपने को रूमिनेटिंग स्टमक समझना है। ठीक है, तो देखो ये है एक गाय। ठीक है, ये एक गाय है। अब देखो ये गाय का ईसोफेगस है। हाँ, एक्चुअली मैंने वहाँ कॉमनली 2 साल से, 2 ढाई साल हो गया मुझे, 2.5 साल से मैं वही हूँ लगभग। मतलब मेरे को 3 साल होने को आए जलगांव में, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे मेरे को अब। ठीक, तो मैंने बहुत देखा है कॉमनली, जैसे मैं पाचौरा भी जाता हूँ क्लासेस लेने के लिए, या फिर कहीं वर्कशॉप के लिए भी जाता हूँ, तो मैंने बहुत देखा है वहां पर कि लोग कैटल्स बहुत रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। घर में गाय का होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इवन जलगांव प्रॉपर में भी, जहाँ मैं रहता हूँ गणेश कॉलोनी में, तो वहां मैं शाम को घूमने निकलता हूँ, तो 2-4 जगह मैंने देखी है कि अच्छे अच्छे घर, बहुत मतलब बंगलोज बने हुए हैं, उनके यहाँ भी गाय रहती है, उनके यहाँ भी वो लोग भी गाय रखते हैं। खैर चलो आगे देखते हैं अपन। ईसोफेगस, ये इनकी ईसोफेगस है। तो नॉर्मली जो अपना जैसा माउथ है वैसा उनका भी माउथ है, जैसा ईसोफेगस अपना है वैसा उनका भी ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस से खाना ट्रेवल किया, देखो ये एरो देख रहे हो, एरो की डायरेक्शन जो तुम देख रहे हो, खाने के देख, खाने की डायरेक्शन। तो एरो से खाना स्टमक में आया, और स्टमक का इनका सबसे पहला पार्ट होता है र्यूमेन। इनको र्यूमिनेटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके स्टमक का सबसे पहला पार्ट है र्यूमेन। इनका पूरा स्टमक 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। अपना स्टक अपना अपना जो स्टमक था वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड नहीं था, वो तो 4 पार्ट्स थे केवल। वो चार चार पार्ट्स लेबलिंग कर रखी है, कोई अलग से उनमें ऐसा नहीं है कि चैम्बर बने हुए हैं। जैसे सपोज एक ये चीज है, ठीक है, इसमें मैंने इसको आगे नाम दे दिया 1, इसको, इस वाले एरिया को नाम दे दिया 2, इस वाले एरिया को नाम दे दिया 3, और इस वाले एरिया को नाम दे दिया 4। तो ये एक जो चीज है, ये
ये तो केवल इसकी लेबलिंग की है, ये पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, लेकिन वही मैं एक ये चीज बना रहा हूँ। देखो इसमें क्या किया मैंने, ये पार्ट्स बना दिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर, ये फोर्थ चैम्बर। तो इस तरीके से 4 चैम्बर हो गए ना। तो अपना जो स्टमक है वो चैम्बर्ड नहीं है, इनका स्टमक वो होता है, वो चैम्बर्ड होता है। तो जो पहला चैम्बर होता है इनका, इनके स्टमक का, उसको अपन बोलते हैं र्यूमेन। ये लार्जेस्ट चैम्बर है, और जब ये खाना निगलते हैं ना, स्वेलो करते हैं खाना, तो सबसे पहले वो खाना यहीं जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये पूरा, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा जो है क्या है, र्यूमेन है। ठीक है, इसमें जाकर के खाना हो जाता है स्टोर। तुम उनको देते जाओ, वो खाते जाएंगे, जब तक उनका र्यूमेन फुल नहीं होता वो खाते चले जाएंगे, उनके र्यूमेन में खाना जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, र्यूमेन में जो है खाना स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि जब तुमने इनको खाना देना बंद कर दिया, तो र्यूमेन में क्या होगा, र्यूमेन में जो खाना है ना, वो खाना छोटी छोटी बॉल्स के रूप में वापस से इनके माउथ में आएगा, है ना। वापस से ईसोफेगस के थ्रू कहाँ आएगा, इनके माउथ में आ जाएगा। अब माउथ में जब आ जाएगा तो ये इस खाने को चबाएंगे धीरे धीरे। चबाने के बाद ये उस खाने को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वापस से स्वेलो करेंगे, वापस से निकलेंगे उसको। और निकलने के बाद अब वो खाना कहाँ जाएगा, र्यूमेन में नहीं जाएगा, अब वो इनके सेकंड पार्ट में जाएगा। र्यूमेन के बाद सेकंड पार्ट होता है इनका रेटिकुलम, ये वाला पार्ट, रेटिकुलम। अब खाना कहाँ जाएगा, वही इनका रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम में जब खाना, ये अच्छे से कुछ चीजों का डाइजेशन हो जाता है, र्यूमेन और रेटिकुलम में स्पेशली कुछ चीजों का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद खाना इनके नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओमेसम। और ओमेसम के बाद जो खाना जाता है, किसमें जाता है, एबोमेसम। ठीक है, तो इनके जैसे अपने थे कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, उसी तरीके से इन अपने तो पार्ट थे, इनके चैम्बर है। सबसे पहला चैम्बर है र्यूमेन, दूसरा चैम्बर है रेटिकुलम, तीसरा चैम्बर है ओमेसम, और चौथा चैम्बर होता है एबोमेसम। ठीक है, र्यूमेन सबसे बड़ा चैम्बर और रेटिकुलम सबसे छोटा चैम्बर। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। एबोमेसम में जाएगा, और एबोमेसम के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा। इस तरीके से इनमें डाइजेशन चलता है। क्या मेरी बात समझ में आई है सभी को? बोलो भाई लोगों, यस और नो बोल दो। ठीक है, क्या सबको मेरी बात समझ में आई है ये? ओके, ठीक है। अब तुमको एक चीज बताता हूँ, जैसे गाय भैंस वगैरह कैटल्स जो होते हैं, वो देखो चारा खाते हैं, हरी घास खा लेते हैं, सूखी घास भी खा लेते हैं। ठीक है, हम लोग घास वगैरह क्यों नहीं खाते, हमारे अंदर घास क्यों नहीं डाइजेस्ट हो पाती है, इन लोगों के अंदर घास क्यों डाइजेस्ट हो जाती है, हमारे अंदर घास वगैरह क्यों नहीं डाइजेस्ट, सूखी घास हमारे अंदर क्यों नहीं, हरी घास हम खाएं तो हमारे अंदर डाइजेस्ट क्यों नहीं होती। ठीक है, अच्छा पहले, उससे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज बता देता हूँ। एक्चुअली ये लोग सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम में है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एनिमल्स है, इनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम ज्यादा, अगर बिना उबाले हम ज्यादा ग्रीन कलर की सब्जियां, जो ग्रीन सब्जियां जो होती हैं, अगर हम बिना उबाले उनको ज्यादा, अगर हम ग्रीन सब्जियां भी खा लेते हैं, तो हमारे पेट में दर्द चालू हो जाता है। या फिर हम घास वगैरह अगर हम खाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पेट में दर्द चालू हो जाता है। उसका रीजन यही है कि सेल्यूलोज जो है हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होता और इनके अंदर सेल्यूलोज क्यों डाइजेस्ट होता है, ये बताओ। रफेज क्या चाहिए इसमें, समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय रफेज? तो लार्ज इंटेस्टाइन तो हमारे अंदर भी होती है मांशु, लार्ज इंटेस्टाइन तो हमारे अंदर भी होती है। देखो मैं बता देता हूँ, इनका जो र्यूमेन और रेटिकुलम वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन जो है इनके, र्यूमेन और रेटिकुलम, इनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ सेल्यूलोज को, सिम्बाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो इनको नुकसान नहीं पहुंचाते, बस इनके स्टमक में रहते हैं, वो अपना खाना पीना लेते हैं और बदले में इनको फायदा पहुंचाते हैं कि वो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इनके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, ना ही हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसलिए हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आई होप ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आगे तुमको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा आगे समझने से पहले ये समझते हैं अपन सिंपल स्टमक और कंपाउंड स्टमक क्या होता है। ठीक है, सिंपल स्टमक ऐसा स्टमक जैसे अपना स्टमक होता है ना,
जिसमें चैम्बर्स नहीं होते, ठीक है, पार्ट्स तो हो सकते हैं उसके, लेकिन उनके उसके अंदर फोल्ड सेपरेट नहीं होता। जैसे ये अपना सपोज अपना स्टमक है, तो इसके पार्ट्स तो हैं, है ना, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, बॉडी पाइलोरिक, ठीक है, ये पार्ट्स तो हैं इसके, लेकिन इनमें कहीं भी सेपरेशन नहीं है ऐसे, मतलब मेम्ब्रेन से, फोल्ड से, मस्कुलर फोल्ड से ये सेपरेट नहीं है, यूं करके इस तरीके से ये सेपरेट नहीं है ना सेपरेट। लेकिन अगर इनके अंदर ये सेपरेशन, मस्कुलर फोल्ड के सेपरेशन डेवलप हो जाए, तो उस स्टमक को हम बोल देंगे कंपाउंड स्टमक, जैसा कि रूमिनेटिंग एनिमल्स को होता है, ठीक है। अगर स्टमक के अंदर मस्कुलर फोल्ड से सेपरेशन चैम्बर्स नहीं बने हुए हैं, सेपरेट चैम्बर्स नहीं बने हुए हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं सिंपल स्टमक, जो कि ह्यूमन में होता है, ठीक है। और अगर स्टमक के अंदर मस्कुलर चैम्बर्स बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टमक। क्या समझ में आया तुमको? नहीं आ सकते जयेश, नहीं आ सकते। क्या मेरी ये बात समझ में आई, सिंपल और कंपाउंड स्टमक समझ में आया? देखो अपने पास 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, आज दोबारा ज्वाइन नहीं करना, देखो मेरी तबीयत है ठीक नहीं है अभी, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन। तो ये चीज समझ में आई, सिंपल और कंपाउंड स्टमक, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। देखो रूमिनेंट का स्टमक जो होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एवोमेसम। रूमेन जो है लेफ्ट साइड होता है एनिमल के, लार्जेस्ट स्टमक का कंपार्टमेंट है, और इसमें सेवरल बहुत सारे सेक्स होते हैं, मतलब थैले जैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। रूमेन और रेटिकुलम दोनों में मिलाकर के एक बैक्टीरिया रहता है, एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, जिसका नाम है रूमेनोकोकस, ये बैक्टीरिया का नाम है। र्यूमेन और रेटिकुलम वाले पोर्शन में ये बैक्टीरिया रहता है, ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है सेल्यूलेज, ठीक है, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? र्यूमेनोकोकस वो बैक्टीरिया है, और वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है।